Hello dear students. Today's topic is first of all chapter is structure of atom and topic is Rutherford's alpha particle scattering experiment. बेटा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। हम लोगों ने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया जो कि लेड ब्लॉक में रखा है। बेटा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो इस तरीके से है कि वो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है। बेटा उसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम इसमें से निकलेगी, एक पतली सी बीम, और जो कि एक लेड स्लिट मतलब कि एक लेड का चैम्बर बना हुआ है जिसके अंदर एक होल है और इसलिए होल बिल्कुल बेटा बारीक है ताकि इसमें से एक बिल्कुल नैरो जो बीम है अल्फा पार्टिकल्स की वो ही पास हो। एक पतली सी बीम अल्फा पार्टिकल्स की हमें जरूरत है। ये जो अल्फा पार्टिकल्स की बीम बाहर निकली बेटा, ये आगे जाके एक गोल्ड की पतली प्लेट जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, गोल्ड फॉइल, गोल्ड की बिल्कुल थिन प्लेट के ऊपर इसने कोलाइड किया। कोलाइड करने के बाद देखो बेटा ये जो अल्फा पार्टिकल्स की बीम है इसमें से मोस्ट ऑफ द बीम तो बेटा सीधी पास हो जाएगी, इस गोल्ड फॉइल से पास होके सामने स्क्रीन पर चली जाएगी, हम ऑब्जर्व कर लेंगे। लेकिन कुछ बहुत कम जो ये बीम है बेटा उसमें से बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो कि थोड़े से एंगल पर खुद को क्या कर लेंगे बेटा, डिफ्लेक्ट कर लेंगे। जैसे मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स तो सीधे आ गए लेकिन कुछ पार्टिकल्स थोड़े से बेंड भी हो गए, बिल्कुल स्लाइट डिफ्लेक्शन। और वेरी फ्यू पार्टिकल्स मतलब बहुत ज्यादा कम पार्टिकल्स 180 या 180 के आसपास के एंगल से भी डिफ्लेक्ट होंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट था। हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में बेटा, देखो दोबारा बताता हूं। हम लोगों ने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जिसके अंदर से एक अल्फा पार्टिकल्स की बीम निकली और हमें अल्फा पार्टिकल्स की नैरो बीम चाहिए, बिल्कुल पतली सी बीम। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया बेटा, एक लेड चैम्बर जिसमें एक बिल्कुल पतला सा होल, और अब ये अल्फा पार्टिकल्स चले गए आगे गोल्ड फॉइल पे टकरा जाएंगे, कोलाइड करेंगे। यहां से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम होगी वो स्ट्रेट चली जाएगी और थोड़ी सी अल्फा पार्टिकल्स की बीम के अंदर क्या आएगा बेटा, डिफ्लेक्शन। और एक या दो मतलब वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स होंगी जो 180 डिग्री या उसके आसपास के एंगल से मुड़ेंगी। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया बेटा इस एक्सपेरिमेंट में, सबसे पहली बात कि 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स goes straight after passing through गोल्ड फॉइल। बेटा सेकंड बात हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व करी कि मतलब कुछ बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स की रेंज होगी जो एक छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं बेटा फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बाय ए स्मॉल एंगल। और थर्ड ऑब्जर्वेशन मैंने क्या करी बेटा कि एक या दो मतलब 10,000 में से कोई एक रे जो होगी वो 180 के आसपास की किसी एंगल में डिफ्लेक्ट होगी। मैं बोल सकता हूं बेटा कि वेरी फ्यू या 1 in 10,000 नियर बाई 1 और 2 in 10,000 अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बाय एंगल नियर टू 180 डिग्री, 180 के आसपास के एंगल से एक या दो अल्फा पार्टिकल्स की रेंज डिफ्लेक्ट होंगी। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या लगा बेटा, तो उसको समझने से पहले आप लोग ये समझ लो कि मैं बार बार बोल रहा हूं अल्फा पार्टिकल। इस अल्फा पार्टिकल का क्या मतलब होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल जो होता है इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। बेटा हीलियम एटम के अंदर क्या होता है, हीलियम एटम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और इसका एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 4, और साथ में इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं बेटा। अब मैं सिर्फ न्यूक्लियस ले रहा हूं, देखो बेटा
एक्चुअली हीलियम जो अभी तक हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा नहीं है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि कैसे होते हैं न्यूक्लियस में। तो बेटा देखो मैं बताता हूं आपको, हीलियम का न्यूक्लियस मतलब कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मैं नहीं लूंगा, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा बेटा 2 पॉजिटिव। इस चीज को मैं क्या बोलता हूं अल्फा पार्टिकल। देखो जब हीलियम न्यूट्रल एटम था उसके पास क्या थे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो इसका मतलब जो एटम बच गया उसमें क्या बच गया सिर्फ न्यूक्लियस बच गया, और उसमें चार्ज क्या होगा बेटा 2 पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है। अब इस पार्टिकल को मैं क्या बोलता हूं बेटा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो बेटा ये जो गोल्ड की थिन फॉइल है, अब मैं मान लेता हूं बेटा इसमें गोल्ड के एक एक एटम्स लगे हुए इस तरीके से, जैसे कि इसको खोल के दिखाना चाहिए, तो मान लेता हूं ये गोल्ड के एटम्स हैं जिनसे क्या बनी हुई है बेटा थिन फॉइल बनी हुई है। गोल्ड के एटम्स इस तरीके से एक दूसरे के आसपास लगे हैं। अब हुआ क्या है बेटा कि गोल्ड फॉइल के अंदर से ये बीम गई, इस बीम को मैं थोड़ा एक्सपेंड करके खोल के दिखाना चाहूंगा। तो मैं बोला कि मोस्ट ऑफ द रेज जो है, ये पीछे स्क्रीन है, ऊपर वाले डायग्राम को थोड़ा सा खोलकर हम लोगों ने लिखा है, और इस बीम को मैं एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं। कुछ 5 एटम्स को लिया है मैंने यहाँ पे, देखो बेटा क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द जो रेज है वो क्या होंगी इसके अंदर से पास हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज क्या होंगी बेटा गोल्ड फॉइल से पास हो जाएंगी 99%। तो मैं बोल सकता हूं ये भी पास होगी। अब इसने बोला कि कुछ जो रेज हैं देखो बेटा मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द रेज जो है वो पास स्ट्रेट चली जाएंगी। कुछ रेज मतलब नेग्लिजिबल रेज क्या होंगी बेटा डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, थोड़ी सी क्या होंगी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और वेरी फ्यू मतलब कि 10,000 में से कोई एक रे जो होगी वो 180 के आसपास, मतलब कि जहां से आएगी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। इस बात से हम लोगों ने क्या समझा बेटा अल्फा पार्टिकल्स जो थे उनके ऊपर चार्ज कैसा था बेटा 2 पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज था। तो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं बेटा। डिफ्लेक्ट मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है। क्यों? क्योंकि उनके रास्ते में कोई पॉजिटिव चीज आ गई होगी, तभी वो डिफ्लेक्ट होंगे। पॉजिटिव चीज पॉजिटिव को ही रिपेल करती है। मतलब ये जो रे है, जो एक रे जो हुए वो जो वापिस आई है, उसके सामने कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज उसको सामने से मिल गया होगा, जिसने इस अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया। और बाकी जो पास हो गई अल्फा पार्टिकल्स उनको किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं मिला। डिफ्लेक्शन नहीं मिला इस बात का मतलब ये है कि बाकी पूरा एटम क्या है बेटा खाली है। मतलब बोल सकता हूं कि 99% एटम क्या है बेटा खाली है, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स की रेंज सीधी पास हो गई। लेकिन कुछ रेंज को थोड़ा सा डिफ्लेक्शन मिला। वो रेंज कौन सी है बेटा जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से गुजरी, और जिस रे ने न्यूक्लियस को टच कर दिया, जो सेंटर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज को टच कर दिया, उस रे को पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज का डिफ्लेक्शन मिला है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उसी को मिला है। तो यहां से कंसेप्ट आया बेटा कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली होता है और बीच में एटम के एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और उस पॉजिटिव चार्ज को मैं क्या बोलूंगा बेटा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस टर्म जो थी वो यहां से आई थी। तो बेटा इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से रदरफोर्ड ने एटम का एक और मॉडल दिया, थॉमसन्स मॉडल फेल हो गया। रदरफोर्ड्स मॉडल देखो बेटा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था
वो एटम से पास हो रहे हैं, मतलब उनको किसी तरीके का रिपल्सन नहीं मिल रहा, मतलब पूरे का पूरा एटम खाली है। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है बेटा वो वापस डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब उनको पॉजिटिव चार्ज मिल गया है, कहीं ना कहीं काफी सारा अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज था जिन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट किया है, लेकिन वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स एटम से सीधे सीधे पास हो जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहली बात तो बेटा रदरफोर्ड के मॉडल में क्या बोला उसने कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस क्या होता है बेटा, खाली होता है। सेकंड बात उसने क्या बोली कि ये जो एटम है, एटम के सेंटर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज का कलेक्शन है बेटा, और उस पॉजिटिव चार्ज के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। तो मैं बोल सकता हूं बेटा, उसने सेकंड पॉइंट बोला सेंटर ऑफ एटम contains positive charge body called nucleus। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियस बोलेंगे। थर्ड बात उसने क्या बताई बेटा, देखो हम लोगों ने अभी तक प्रोटॉन जिसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब ये है कि जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज को कंटेन कर रही है, मतलब उसके अंदर क्या है बेटा, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो उसने प्रोटॉन्स का मास इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है। हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास पहले ही पढ़ लिया है। प्रोटॉन्स का मास इज वेरी हायर देन इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये है बेटा कि अगर सारे का सारा प्रोटॉन बॉडी के सेंटर में है, तो मैं बोल सकता हूं कि एटम का पूरा मास भी कहां होगा बेटा, सेंटर में ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो काफी ज्यादा कम होता है एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन का मास। तो बोल सकता हूं बेटा कि मास ऑफ ऑल द मास, मतलब लगभग पूरे का पूरा एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस में ही होगा, बाकी एटम क्या होगा बेटा, खाली। क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और बाकी एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि काफी हल्के होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो मैं बोल सकता हूं ऑल मास ऑफ एटम इज कंटेन्ड इन न्यूक्लियस। बेटा देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, मैंने बोला 10,000 में से कोई एक रे जो है वो वापस डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब कि ये है एटम इतना बड़ा था और एटम के अंदर से मतलब 10,000 रेज तो सीधी पास हो गई और एक रे डिफ्लेक्ट हुई है, तो उस एक रे को क्या मिला होगा, न्यूक्लियस। बाकी रेज को न्यूक्लियस नहीं मिला होगा, वो सीधी पास हो गई। मतलब ये बेटा न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा था, वो तो सिर्फ एक रे के सामने ही आया और बाकी सारी रेज जो है वो खाली एटम से बाहर निकल गई। मतलब एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो मैं बोल सकता हूं बेटा साइज ऑफ न्यूक्लियस इज very very smaller, very very small than size of atom। और बेटा उसने रेशो भी दी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस is equal to 10 raised to power minus 15 times into size of atom। एटम के साइज से कितना छोटा बेटा, 10 to the power 15 टाइम्स छोटा होगा, -15 टाइम्स न्यूक्लियस का साइज। अब फिफ्थ पॉइंट उसने क्या बोला कि देखो बेटा, उसने रदरफोर्ड ने बोला कि स्फेरिकल एटम होगा, उसके अंदर बहुत छोटा सा एक क्या होगा, न्यूक्लियस, जिसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, और बाकी पूरे जो एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस में क्या घूम रहे होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, जिनके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो फिफ्थ पॉइंट में उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन एम्प्टी स्पेस।
तो बेटा ये था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ओके बेटा, इसके बाद ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल कि रदरफोर्ड के मॉडल की क्या क्या कमियां की। तो बेटा सबसे पहला ड्रॉबैक तो क्या था, रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है बेटा कि सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज और इसके चारों तरफ कोई नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ क्या कर रहे होंगे बेटा, रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है इस तरीके से। लेकिन फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है फ्रॉम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लॉ ऑफ मैक्सवेल, मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लॉ के हिसाब से बेटा उसने क्या बोला कि जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के अराउंड को सेंटर में रख के रिवॉल्व करेगा, तो बेटा वो एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब इस वजह से इलेक्ट्रॉन अगर इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के चारों तरफ अगर रिवॉल्व करेगा तो यहां से एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होगी और अगर इसकी एनर्जी कम हुई तो धीरे धीरे जितनी इसकी एनर्जी कम होगी उतना ये न्यूक्लियस के पास आता जाएगा और कुछ टाइम के बाद ये न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा। तो बेटा ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है तो थोड़ी देर में वो पॉजिटिव चार्ज के अंदर चला जाएगा और एटम हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में समा जाएगा रिवॉल्व करते करते। तो पहली लिमिटेशन तो क्या थी बेटा कि ये मैक्सवेल लॉ के हिसाब से सही नहीं था। मैं बोल सकता हूं फ्रॉम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लॉ ऑफ मैक्सवेल ए चार्ज बॉडी when revolves around oppositely charged body it releases energy. So electron must collide with nucleus and atom should be destroyed. लेकिन बेटा एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो काफी लंबे टाइम तक एज इट इज बना रहता है। तो पहली लिमिटेशन तो ये थी कि मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक लॉ को, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक लॉ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अब सेकंड लिमिटेशन क्या है बेटा, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, समझ में आना मुश्किल है। देखो बेटा सेकंड लिमिटेशन इसने बोला कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, विच इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। ये एटम का जो स्पेक्ट्रा था बेटा वो कैसा स्पेक्ट्रा था, लाइन स्पेक्ट्रा है, बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा था। लेकिन उस चीज को ये रदरफोर्ड्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। रदरफोर्ड्स मॉडल के हिसाब से जो स्पेक्ट्रा था वो कैसा आना चाहिए था, कंटिन्यूअस आना चाहिए था। इस चीज को आप लोग याद, बस में सिर्फ इसको आप मेमोराइज कर लोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा रदरफोर्ड्स मॉडल ने क्या बताया कि कोई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो एटम के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है और अब ये मैक्सवेल लॉ के हिसाब से अगर वो रिवॉल्व होगा तो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करेगा कंटिन्यूअसली। बोलो करेगा या नहीं करेगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करेगा, थोड़ी हमेशा करता ही रहेगा और न्यूक्लियस में समा जाएगा। तो बेटा एनर्जी का ये जो कंटिन्यूअस थोड़ा एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको हम बोलेंगे कि एनर्जी का ये जो स्पेक्ट्रा है ये क्या है बेटा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। एक तरीके से बेटा ग्राफ ये होता है कि एनर्जी किस तरीके से एटम के अंदर से बाहर निकल रही है। आप अभी इसको ऐसे ही समझो,
इलेक्ट्रॉन अगर धीरे 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 न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है, इसका मतलब है कि धीरे धीरे एनर्जी कंटिन्यूअसली थोड़ी थोड़ी निकलती जा रही है इलेक्ट्रॉन के अंदर से। लेकिन जो स्पेक्ट्रा हमने ऑब्जर्व किया वो ऐसा स्पेक्ट्रा नहीं था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं था। वो स्पेक्ट्रा कैसा था बेटा? डिसकंटिन्यूअस। उस स्पेक्ट्रा के हिसाब से बेटा क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो एक फिक्स अमाउंट में ही करेगा। ऐसे नहीं होगा कि थोड़ी सी, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दी फिर थोड़ी सी कर दी। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी देगा तो मान लेता हूं कि ये जैसे कि 5 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है, -5 लिखेंगे, जो एनर्जी रिलीज हुई उसके लिए हम लोग माइनस लगाते हैं, तो -5 जूल एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन और उसके बाद रुक जाएगा। फिर दोबारा से देखो बेटा, इस बात का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ना तो 4.9 जूल करेगा, ना 4.0, ना 3.0, ना 0.1। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज करी तो सीधा 5 जूल ही करेगा। ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है बेटा। 1 जूल क्यों नहीं करेगा, 2 जूल क्यों नहीं करेगा, 3 जूल क्यों नहीं करेगा, या बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो क्यों नहीं करेगा? अगर करेगा तो कितना करेगा बेटा? 5 जूल ही करेगा। इस बात को समझाया नेक्स्ट मॉडल ने, जिसका नाम था बोर्स मॉडल। उसने क्या बताया बेटा कि इलेक्ट्रॉन कि जो है बेटा सेल्स बने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में ही जंप कर सकता है, बीच में कहीं नहीं रह सकता। मान लो इन दोनों सेल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है वो 5 जूल का है, तो इलेक्ट्रॉन 5 जूल एनर्जी छोड़ के नीचे वाले सेल में ही आ सकते हैं। दोनों सेल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ये इसलिए ऐसा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि बेटा जो ग्राफ की रीडिंग आएगी वो कहां पे आएगी? 5 जूल पे ही आएगी सीधा, 5 से पहले नहीं आएगी। और उसके बाद मान लो नेक्स्ट जो रीडिंग है वो दोबारा से 4 जूल मान लेता हूं, कुछ भी आप लोग अज्यूम कर लो, 5 जूल्स एंड 4 जूल्स में आर्बिट्रेरी मान रहा हूं, एक्चुअली इतना डिफरेंस नहीं होता है। तो मैं जो नेक्स्ट इसके बाद एनर्जी जब वो रिलीज करेगा तो बेटा पहले 5 जूल करेगा, उसके बाद कितनी करेगा? सीधा 4 जूल करेगा, उससे कम उससे ज्यादा नहीं करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन से मूव होगा तो बेटा वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देगा। पहली बार जो रीडिंग आएगी वो कहां पे आएगी बेटा? 5 जूल पे। उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग जो आएगी वो कहां आएगी बेटा? सीधा 5 + 4 9 जूल पे। मतलब ये है कि वो कंटिन्यूअसली हर पॉइंट पे स्पेक्ट्रा नहीं आ रहा है। मतलब 5 के बाद 5.1, 5.2, 6 ये सब रीडिंग्स नहीं आएंगी। रीडिंग 5 जूल के बाद क्या आएगी बेटा? सीधी 9 जूल्स ही आएगी, क्योंकि पहले 5 रिलीज करेगा, 4 बाद में कर देगा। टोटल कितनी करनी बेटा? 9 जूल्स। तो इसीलिए इसका स्पेक्ट्रा कैसा था बेटा? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा था, और इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन स्पेक्ट्रा। लेकिन रदरफोर्ड के हिसाब से स्पेक्ट्रा कैसा आना चाहिए था बेटा? कंटिन्यूअस, विच वाज नॉट ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। ओके बेटा, नेक्स्ट टर्म जो है